हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। प्रतिदिन की तरह आज की क्लास भी हम आगे बढ़ाते हैं। जो एक उद्देश्य है हिंदी को हमें संपूर्ण करने का, पूरा करने का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि स्वर वर्ण का जो है टॉपिक चल रहा है, उसके भेदों की हम बात कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। अब जाति के आधार पर जब मैं बात करूं तो कितने भेद होते हैं, कुछ रटने की बात नहीं है, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहां पर हमने एक शब्द को पकड़ा है और इस शब्द के अंदर देखे जाएं तो कितने अक्षर हैं? केवल और केवल कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। इसका मतलब जैसा नाम है वैसा ही काम है। तो जाति के आधार पर अगर आपसे भेद पूछ लिए जाएं तो कितने भेद रहेंगे भाई? 2 भेद रहेंगे। अब बात आती है कि जी 2 भेद कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं कि 2 भेद कौन कौन से हैं। पहले नंबर का जो है उसका नाम है स्वर्ण वर्ण और दूसरे का नाम होगा अस्वर्ण वर्ण। हो सकता है कि ये नाम आपके सामने ना दिया जाए तो हम यहां से दूसरा नाम लेंगे और वो नाम रहेगा सजातीय, और यहां से हम दूसरा नाम लें तो वो नाम रहेगा विजातीय। एक अलग निराली बात सीखें कि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि जिस स्वर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्वर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अस्वर्ण। और सजातीय का विलोम पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हम बात कर रहे हैं विलोम की। और विलोम का मतलब होता है, विलोम से तात्पर्य है कि जो शब्द अपना अर्थ देता है उससे विपरीत अर्थ देने वाला, उससे उल्टा अर्थ देने वाला, वो क्या कहलाया करता है? विलोम शब्द कहलाता है भाई। अब बात आती है कि जी स्वर्ण वर्ण या सजातीय वर्ण क्या होते हैं। तो देखो, यहां पर हमने एक शब्द जोड़ा है जाति। इसी जाति शब्द की जब मैं बात करूं तो हमने यहां पर क्या लिखा है? जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर सजातीय और विजातीय 2 वर्ण हैं। सजातीय में जब हम देखेंगे तो हमने जाति को अलग कर दिया, साथ में ले लिया स। इस स को हमने उपसर्ग के रूप में रखा है। यहां से इसके भी टुकड़े किए जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा स जमा वर्ण, और इस दोनों स का यहां पर जो अर्थ निकल करके चलेगा उस अर्थ का मतलब रहेगा समान। क्या अर्थ रहेगा यहां पे? समान। कि जो समान जाति के वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे? सजातीय। या जो समान वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सवर्ण वर्ण कहलाते हैं। इसका मतलब है कि सवर्ण वर्ण क्या होते हैं? तो समान जाति के जो वर्ण हुआ करते हैं वो सवर्ण वर्ण कहलाते हैं, और जो समान जाति के वर्ण हुआ करते हैं वो सजातीय वर्ण कहलाते हैं। अब कहने से तात्पर्य क्या है कि कौन कौन से सजातीय हैं? तो भाई सीधी सी बात है, इनकी सजातीयता की बात आएगी तो हमने लिखा ए, और ए जैसा ही कौन है? आ। क्लियर है बात? दूसरा हमने लिखा ई, और ई जैसा ही एक दीर्घ ई है, और इसी तरह से एक होगा उ और एक होगा दीर्घ उ। कुल मिलाकर के 1 2 3। ये 3 तो किसमें है? जोड़े में है। अब पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल साधारण सा ये डाल करके चले कि स्वर्ण वर्णों के कितने जोड़े हैं, तो भाई उत्तर क्या रहेगा हमारा? 3। और पेपर में ये पूछ ले कि सजातीय या सवर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा जी संख्या में ये कितने रहेंगे? 6। संख्या में कितने रहेंगे? 6। अब आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा अस्वर्ण, अर्थात जो इससे उल्टी बात करेगा वो अस्वर्ण, अर्थात ए अपना अर्थ यहां पर नकारात्मक देता है, नेगेटिव देता है। अब बात ये आती है जी नकारात्मक या नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? तो जो समान जातियों से मिलकर के नहीं बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? नकारात्मक, अर्थात अस्वर्ण या विजातीय। अब देखिए यहां पर आ जो है, आ का निर्माण ए जमा ए के ही मेल से हुआ है, या ई का निर्माण ई जमा ई के ही मेल से हुआ है, और यहां ऊ का निर्माण ऊ जमा
ऊ के मेल से ही हुआ है। इसका मतलब ये दोनों की जाति एक जैसी है, और एक जैसी है तो ये क्या रहेंगे, सवर्ण। इधर हम बात करते हैं कि असमान वर्ण कौन कौन से हैं, या स्वर्ण या फिर विजातीय वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक तो हमने लिखा है ए, आई, ओ, औ। साथियों ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हैं ये अलग अलग। क्यों है अलग अलग? क्योंकि इस ए का निर्माण जो होता है वो ए जमा ई से होता है, इस आई का निर्माण जो होता है वो ए जमा ए से होता है, इस ओ का निर्माण जो है वो ए जमा ऊ से, और इस ओ का निर्माण ए जमा ओ से। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये ए की जाति अलग है और ई की जाति अलग है, अर्थात दोनों अलग अलग जाति के होने के कारण विजातीय कहलाएंगे। अर्थात ऐसे वर्ण जो दो भिन्न भिन्न या अलग अलग जातियों के मेल से बनते हैं वो विजातीय कहलाते हैं। या फिर दूसरे अर्थ में देखें तो स्वर्ण को डायरेक्ट आप उठाएंगे तो स्वर्ण का ही अर्थ क्या लेंगे, समान लेंगे। तो जो समान वर्णों के मेल से नहीं बनते वो क्या कहलाएंगे, स्वर्ण वर्ण कहलाएंगे। उसी तरह आई का निर्माण देखिए, ए अलग परिवार से है, ए अलग परिवार से दो अलग अलग कुणबों के मेल से बन गया आई। उसी तरह ए अलग कुणबे से है, ऊ अलग कुणबे से है, और दोनों के मेल से ओ बन गया। अर्थात सजन मेरा सतरंगिया यहां पर देखने को आया तो इसका रंग अलग है, इसका रंग अलग है, ये रंगे अलग हो गया। तो इसका मतलब जो अलग अलग रंगों के मेल से बनते हैं, जो अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विजातीय वर्ण कहलाते हैं। संख्या की बात करें तो यहां पर भी संख्याएं कितनी रहेंगी, 4 रहेंगी। याद रखना, थोड़ा सा इससे हटकर के बात कर रहा हूं, इन्हीं चारों को हम हिंदी के अंदर संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यही 4 वो हैं जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि संयुक्त का अर्थ होता है मिले हुए, जुड़े हुए, दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में भी रहेंगे। और ये कि ये क्या कहलाएंगे, अस्वर्ण या फिर विजातीय वर्ण। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में। आगे बात करते हैं साथी, आज हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं या फिर इसी को आगे बढ़ाएं तो ओष्ठ आकृति कहा जाए या फिर ओष्ठ प्रयोग कहा जाए। ओष्ठ प्रयोग के आधार पर, अगर ओष्ठ आकृति या ओष्ठ प्रयोग के आधार पर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं फिर वही बात करना चाहूंगा। ओष्ठ जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और इसी तत्सम से निकल करके आते हैं हमारे क्या, तद्भव, जो हमने पीछे की कक्षा में भी बात की थी कि ओष्ठ तो कैसा शब्द है जी, तत्सम है, और इसी ओष्ठ का आपसे तद्भव रूप पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, एक तो मैंने ओठ लिखा, एक मैंने लिखा होठ। अब शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ओठ कोई शब्द नहीं रहेगा, क्या रहेगा, होठ। अर्थात ये ओ जो है ये है में आ जाएगा। अब कहता है कि होठ जो है हमारे, इनकी या तो आप आकृति की बात करें, आकृति भी तत्सम शब्द है, और इसी आकृति का तद्भव हो जाएगा आकार, कि जिन वर्णों के उच्चारण में होठों का आकार अपना रूप बदलता है वो ओष्ठ आकृति हो जाती है। उसी तरह कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हम ओष्ठ के या होठों के प्रयोग करते हैं, होठों का प्रयोग करते हैं, तो उसको आधार मान करके कितने भेद रहेंगे। तो प्यारे साथियों याद रख लेना, होठ में भी कितने अक्षर हैं, तो 2 अक्षर हैं। इसका मतलब जिस तरह जाति की 2 अक्षरों के मेल से बनी थी उसी तरह होठ भी 2 अक्षरों के मेल से बना है। इसलिए 2 अक्षरों के मेल से बनने वाले जो वर्ण है वो यहां पर भी कितने भेद लेकर के चल रहा है, 2 भेद लेकर के चल रहा है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि जो वो 2 भेद कौन कौन से हैं, तो भाई सीधी सी बात है, उसमें पहले भेद का नाम रहेगा वृत्तमुखी और दूसरे भेद का नाम रहेगा अवृत्तमुखी। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि वृत्ताकार, और इसको मैं कह सकता हूं अवृत्ताकार। फिर तीसरे की बात करूं तो इसका नाम मैं ये भी कह सकता हूं कि गोलाकार, और इसकी बात करें तो अगोलाकार।
याद रखना कई कई जगह पर इस अवृत मुखी की जगह अर्धवृत मुखी भी आ जाता है। बात वही है, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसको कैसे याद करना है भाई साथियों। यहां पर मैंने एक वर्ण शब्द लिया वृत्त, यहां भी वृत्त है। इसी वृत्त का विलोम होता है क्या? अवृत्त। तो इसका मतलब है कि वृत्त हमने कल भी कक्षा में देखा था कि इस तरह से मैथ में हम इस गोला लगाते हैं, उसी गोले को हम क्या कहेंगे भाई? वृत्त कहेंगे। अर्थात वृत्त का मतलब होता है गोल, और अवृत्त मतलब जब जिन वर्णों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाए वो तो वृत्त, और जिन वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोल ना रहे वो क्या कहलाएंगे? अवृत्त कहलाएंगे। अब कहता है कि जी ऐसे कौन कौन से हिंदी के पास वर्ण हैं जो अपने उच्चारण में होठों की आकृति गोल करवा लेते हैं। तो याद कीजिएगा हमने जीवा की सक्रियता के आधार पर पढ़ा था कि 3 की आकृति वाले जो हैं वो पश्च स्वरों में जाएंगे और वही पश्च स्वर यहां पर आकर के बैठ जाएंगे। ऊ, ओ, औ। कुल मिलाकर के इन चारों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति क्या है? गोल। हाँ, बोल के देखिए ऊ बोलते हैं, होठ भी लंबे हो जाते हैं, इसका मतलब है होठों की आकृति जो है वो क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। हाँ जी, ए बोलते हैं आ, इस आ में होठों का प्रयोग नहीं है, मुंह पूरा खुल रहा, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ ओष्ठ, ओठ की आकृति से कोई लेन देन नहीं। ई, री, ए, आई। हाँ जी, ये जो वर्ण बच गए ये आपके कहलाएंगे अवृत्त मुखी, अर्थात इन्हीं को हम अवृत्ताकार, अर्थात इन्हीं को हम अगोलाकार कहेंगे। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में होठों की आकृति जो है वो गोलाई का रूप ले ले या होठों की आकृति गोल हो जाए वो वृत्त मुखी कहलाते हैं, और जिनमें होठों की आकृति गोल ना हो वो अवृत्त मुखी कहलाते हैं। प्यारे साथियों, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं यहां तक। फिर भी कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आपके उत्तर का अवश्य जो है उत्तर दूंगा। साथियों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, दिल से प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश रहेगी कि विशेषकर जो अपना स्टेट जो चला हुआ है, आने वाला समय जो 21 और 22 नवंबर जो उन्होंने डिसाइड की, एक तारीख अनुमानतः उन्होंने दी है परीक्षा की, उससे पहले जो आपके मुख्य विषय रहेंगे, जैसे एक हरियाणा जीके, फिर उसमें एक इंग्लिश का भी टॉपिक रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हम आशा करते हैं कि वो आप अगर 1000 सब्सक्राइब करवा दोगे तो मैं यहाँ थोड़ा सा डाटा लगा करके, वाईफाई लगा करके इसी को आपको लाइव क्लास देने का प्रयास करूंगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में सेंड कीजिए अपने रिलेटिव्स के पास। देखो इसमें कुछ खर्चा तो लगना नहीं है, अगर कोई सब्सक्राइब कर दे तो उनका जी भैया बैक का जो बेल आइकन है, जो बूढ़े बुजुर्ग है बेचारे, उनका बेल आइकन दबाने की टाल कर देना कि भाई इन्फॉर्मेशन उनको मिले, लेकिन उनका तो एक बार सब्सक्राइब तो करवा दीजिए आप। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इस बात को मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पे, क्योंकि उच्चारण के आधार पे अगर लें तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो अपलोड होने में भी पूरी रात ले लेता है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल हम स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, जो अति महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर उसका उत्तर आता है, क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय जवान।